जीत बाकी है कहीं हार बाकी है, कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिलों के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिलों के लिए, यह तो एक पन्ना है अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जिज्ञासा, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आशीष सिंह लेक्चर्स में आपका। और आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, हमारे चैप्टर मोशन का नया टॉपिक जो है वेग। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, पुराने लेक्चर्स के अंदर काफी कुछ हम कवर कर चुके हैं। हम देख चुके हैं किसी भी वस्तु की गति क्या होती है, उसकी विराम अवस्था क्या होती है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम दो राशियों के अंदर दो राशियों से हम दर्शाते हैं, जो है कि है दूरी विस्थापन। फिर दूरी की दर को, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के दर को परिभाषित किया है हमने। किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर को हम चाल बोलते हैं। चाल के प्रकार हम देख चुके हैं कि चाल कितने प्रकार की होती है। हमने पढ़ी है चाल, औसत चाल, उसके अलावा तत्कालिक चाल हम पढ़ चुके हैं, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम करके आए हैं। और आज जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेग को, कि वेग क्या होता है। अगर आपने दूरी, विस्थापन और चाल को अच्छे से समझा है तो जो वेग है आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले, किसी वस्तु द्वारा विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश दिशा है तथा इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स है। तो यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, हम उसको सही कर लेते हैं। यहाँ विस्थापन नहीं आएगा बच्चों, यहाँ वेग आएगा। इसे ठीक कर लेते हैं हम, इसे काट करके हम यहाँ पर वेग लिखेंगे, क्योंकि हम वेग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वेग क्या होता है, वेग आएगा, हम वेग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक। किसी वस्तु द्वारा, देखो चाल हमने क्या पढ़ा था, चाल हमने देखा था कि वस्तु द्वारा दूरी की परिवर्तन की दर को, वस्तु द्वारा दूरी की परिवर्तन की दर को हम चाल बोल रहे हैं। चाल क्या था कि तय की गई दूरी की दर को हम क्या बोल रहे हैं, चाल बोल रहे हैं। कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय उसकी चाल को दर्शाएगा। उसी प्रकार जब आप इस डेफिनेशन के अंदर दूरी की जगह विस्थापन डाल देंगे, जब आप विस्थापन में परिवर्तन की दर को मापते हैं, तो जो भौतिक राशि आपको मिलती है वो वेग कहलाती है। क्या बोल रही हूं मैं, जब आप विस्थापन में परिवर्तन की दर को मापते हैं तब जो भौतिक राशि निकलती है वो वेग कहलाती है। दोनों को कंपेयर करके यहाँ समझते हैं हम चाल पढ़ चुके हैं, इसलिए चाल मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। चाल क्या था, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, उसी प्रकार वेग क्या हो जाएगा, उसी प्रकार आपका वेग क्या हो जाएगा, वेग जो है हो जाएगा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को हम एकांक समय में तय किया गया विस्थापन जो है वो आपका वेग हो जाएगा। कि एक सेकंड में, एक मिनट में या एक आर में आपने कितना विस्थापन किया है, किसी वस्तु ने कितना विस्थापन किया है, वह उसका वेग कहलाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन ये भी सही है, जो अच्छी लगे वो लिख सकते हैं। समझने के लिए, क्योंकि एक चीज को समझने के लिए मल्टीपल पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ता है, तो हम वो सारी चीजें लेकर के चल रहे हैं। डेफिनेशन जो ये लिखी हुई है एकदम एग्जैक्ट है, आप ये लिख करके आएंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। एकांक समय में किया गया विस्थापन, किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। कि किसी एक सेकंड में, किसी मिनट में या किसी आर में हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं,
विस्थापन वेग कहलाता है। सिंपल। एक दिए गए समय में, एक दिए गए निश्चित समय, समय को आप सेकंड से भी बता सकते हो, मिनट से भी बता सकते हो, आर से भी बता सकते हो। उस समय के अंदर, उस एकांक समय में चली गई दूरी तो चाल कहलाएगी। और अगर आप विस्थापन की दर को नाप रहे हो कि 1 सेकंड के अंदर या फिर एकांक समय में कितना विस्थापन किया गया है, तो वह भौतिक राशि आपकी वेग कहलाएगी। यहां पर हमारे पास में चाल का जो सूत्र था वो क्या था? दूरी बटा समय। यही जो वेग है उसका सूत्र क्या हो जाएगा? उसका सूत्र हो जाएगा, क्योंकि हम इसको विस्थापन से नाप रहे हैं तो हम इसको लिख देंगे विस्थापन बटा समय। सिंपल। वस्तु द्वारा किए गए विस्थापन की दर को, वस्तु द्वारा किए गए विस्थापन की दर को हम क्या बोलते हैं? वेग बोल देते हैं। या फिर वस्तु द्वारा किए गए विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोल रहे हैं? वेग बोल रहे हैं। कि किसी वस्तु ने किसी निश्चित समय अंतराल में कितना विस्थापन किया है, वही उसका वेग कहलाएगा। देखो, अब जो विस्थापन है उसको हम मीटर में नापते हैं, समय को हम सेकंड में नापते हैं, तो इसका जो एसआई मात्रक है वो भी कितना हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। सिमिलरली जो दूरी है उसको भी हम मीटर में नापते हैं, जो समय है उसको हम सेकंड में नापते हैं। तो दोनों का मात्रक यहाँ पर सेम है, मीटर प्रति सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। दोनों का मात्रक जो है वो सेम है। अब हमने क्या देखा था? जो दूरी है हमारी, जो दूरी है वो दूरी एक अदिश दिशा है। दूरी क्या है हमारी? अदिश दिशा है। दूरी कैसी दिशा है हमारी? अदिश दिशा है। ये दिशा पर निर्भर नहीं करती है। कोई से भी रास्ते से जाओ वो टोटल एडअप होती जाती है, वो कुल बढ़ती जाती है। जो दूरी थी वो हमारी अदिश दिशा थी। वहीं हमने देखा था कि जो विस्थापन है वह एक सदिश दिशा थी। जो विस्थापन था हमारा, जो विस्थापन था वो एक सदिश दिशा है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पता है हमें अच्छे से। विस्थापन जो है एक सदिश दिशा है और दूरी जो है वो एक अदिश दिशा है। तो जब आप दूरी में परिवर्तन की दर को नाप रहे हो तो आपको चाल मिल रही है। तो दूरी एक अदिश दिशा है तो चाल भी हमारी क्या हो जाएगी? उस प्रकार से चाल भी हमारी एक अदिश दिशा हो गई थी। पढ़ चुके हैं हम सब ये सब। विस्थापन जो है हमारी सदिश दिशा है। विस्थापन जो है दिशा पर निर्भर करती है। इसी प्रकार जब हम विस्थापन में परिवर्तन की दर को मापेंगे तो हमें वेग मिलेगा। तो जो वेग होगा हमारा वह भी एक सदिश दिशा होगी। वेग भी हमारी एक सदिश दिशा कहलाएगी, क्योंकि हम इसे विस्थापन में परिवर्तन की दर से माप रहे हैं। तो विस्थापन एक सदिश दिशा है तो वेग भी हमारी जो है एक सदिश दिशा कहलाएगी। सिंपल। बिल्कुल। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर एक समान वेग क्या होता है? एक समान वेग हो सकता है क्या? विस्थापन एक समान हो सकता है? देखते हैं। देखो, एक समान चाल हमने क्या देखा था कि जब भी कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो वह वस्तु एक समान गति कर रही है। और जब वस्तु एक समान गति कर रही है तो उस वस्तु की जो चाल है वो भी एक समान चाल कहलाएगी। पर एक समान वेग क्या होगा हम यहाँ पर ये देखेंगे। अगर एक समान चाल समझ में आए तो एक समान वेग भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि किसी वस्तु में, यदि किसी वस्तु में यदि किसी वस्तु में विस्थापन परिवर्तन की दर सदैव एक समान हो तो विस्थापन का वेग जो है वो एक समान वेग कहलाता है। अगर विस्थापन में जो परिवर्तन आ रहा है, किसी वस्तु द्वारा किए गए विस्थापन में जो परिवर्तन आ रहा है, वह विस्थापन की दर अगर हमेशा बराबर है तो वह एक समान वेग कहलाएगा। बिल्कुल जैसे हमने एक समान दूरी को कैलकुलेट किया था वैसे ही हम एक समान वेग को कैलकुलेट करेंगे। और जो एक समान वेग होगा किसी भी वस्तु का, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी वस्तु का आप एक समान वेग बोल रहे हो ना, तो कोई भी वस्तु एक समान वेग तभी करेगी जब वो सीधी दिशा में सीधा 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 चल रही है। ठीक है, एक ही रेखा में चल रही है, सरल रेखा में जब वो गति कर रही है तभी वह वस्तु एक समान वेग करेगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, वेग क्या है? विस्थापन बटा समय। दिमाग में क्या रखना है कि वेग क्या है हमारे पास में? वेग जो है वो है विस्थापन में
परिवर्तन की दर, तो वेग को मैं विस्थापन बटा समय बोल सकती हूँ ना, विस्थापन बटा समय, सिंपल। डेफिनेशन से पता है हमें ये। अब देखो यहां पर अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में, सरल रेखा के अंदर गति कर रही है, तो क्या उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। और क्या देखा था कि जो विस्थापन होता है वो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, और हमें यह भी पता है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वो एक सीधी रेखा ही होती है हमेशा। करके देख लो, कैसी भी डायग्राम बना लो, दो पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा, सबसे अल्पतम पथ होगा वो हमेशा एक सीधी रेखा में ही होगा। तो विस्थापन जो है हमेशा एक सीधी रेखा में ही हो रहा है आपका, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वही है, अल्पतम पथ तो दो बिंदुओं के बीच में क्या होगा, एक सीधी रेखा ही होगा। ठीक है, मान लिया। हम क्या देख रहे हैं, एक समान वेग समझना है हमें, तो एक समान वेग के लिए मैंने आपको क्या बोला है कि कोई भी वस्तु एक समान वेग तभी करेगी जब वो सरल रेखा में गति कर रही हो। अगर क्या होगा वो सरल रेखा में गति नहीं कर रही है, तो देखो सरल रेखा में गति नहीं कर रही तो कुछ भी दूसरा शेप हो सकता है। मान लो इस वर्गाकार पार्क के अराउंड कोई वस्तु जो है गति कर रही है, जब वो सरल रेखा में गति कर रही है तब तो उसका विस्थापन और दूरी बराबर होंगे। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पर आकर के उसने दिशा बदली, दिशा बदल दी, दिशा बदल दी मतलब, दिशा बदल दी मतलब क्या हो जाएगा, दूरी तो बढ़ जाएगी लेकिन विस्थापन जो है वो, विस्थापन का जो परिमाण है आपका उसमें अंतर आ जाएगा। क्योंकि अगर वो दिशा बदल करके इस पॉइंट पर आ गया है तो इस, यहां पर आपकी प्रारंभिक बिंदु तो प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति बी है, तो इसके बीच का जो विस्थापन है वो अलग हो जाएगा। दिशा में परिवर्तन आने से विस्थापन का जो परिमाण है वो बदल जाता है, क्योंकि विस्थापन जो है एक सदिश दिशा है और सदिश दिशा के अंदर दिशा बदलने से, दिशा बदलने से आपकी जो वैल्यू होती है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पर दिशा बदलेगा तो आपका रास्ता बदल गया है, और रास्ता बदल गया है तो विस्थापन जो है वो बदल जाएगा। अगर आप सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करते तो विस्थापन सीधी रेखा है, लेकिन आपने जब दिशा बदल दी तो दिशा बदल दी तो विस्थापन भी बदल जाएगा। आपका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु चेंज होने के कारण अब ये वाला जो रास्ता है आपका, ये वाला रास्ता जो है आपका विस्थापन कहलाएगा। तो कोई भी वस्तु अगर सीधी रेखा में चल रही है तभी वो एक समान वेग करेगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई वस्तु एक समान सरल रेखा में नहीं चल रही है तो क्या होगा, वो दिशा बदल देगी। दिशा बदल देगी तो विस्थापन में परिवर्तन आ जाएगा, और विस्थापन में परिवर्तन आ जाएगा तो यहाँ पर वेग भी जो है आपका, वेग का जो मान होगा वो भी बदल जाएगा। इस प्रकार जो वेग है आपका हमेशा ऐसी वस्तु दिखाएगी जो एक सरल रेखा में गति करती है। एक समान वेग को हम अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं समय लिखूंगी, यहाँ मैं वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन लिख रही हूँ। कोई वस्तु है वो एक सीधी रेखा के अंदर गति कर रही है। सीधी रेखा में जब वो गति कर रही है तो मैंने क्या करा, स्टॉप वॉच लिया और उसके द्वारा तय किए गए विस्थापन को मैं नोट कर रही हूँ। जब कोई भी रेखा सीधी रेखा में गति करती, जब सॉरी, जब कोई भी वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है, जब कोई भी वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों समान होंगे। क्या बोल रही हूं मैं कि जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसके द्वारा तय किया गई दूरी और विस्थापन दोनों समान होंगे। भाई सीधी रेखा के अंदर गति कर रही है वस्तु, यहां से इस पॉइंट तक गई मैं, मेरे द्वारा लिया गया पथ भी ये है तो दूरी हो जाएगी ये, और ए से बी बिंदु के बीच का सबसे अल्पतम पद भी यही है तो विस्थापन भी यही हो जाएगा। तो जब भी कोई वस्तु आपकी सीधी रेखा में गति करती है तो उसका दूरी और विस्थापन दोनों समान होता है। तो यहाँ पर जब हम एक समान वेग को देख रहे हैं तो एक समान वेग और एक समान चाल जो है वो आपका बराबर ही आएगा। दोनों का कॉन्सेप्ट जो है समझने का सेम है, क्योंकि इस स्थिति में जब मैं एक समान वेग को बोल रही हूँ तो हम विस्थापन देख रहे हैं, और जब रेखा आपकी, जब भी कोई वस्तु आपकी सीधी रेखा में गति कर रही है तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर आ जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, एक समान वेग और एक समान चाल दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी। हाँ, पहले यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए उसको 5 सेकंड लगे, फिर सब में 5-5 सेकंड्स का डिस्टेंस आपको लेना है।
सारे पॉइंट्स के बीच में हम 5-5 सेकेंड्स का डिस्टेंस जो है लेंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया है। मैं क्या देख रही हूँ कि पहले 5 सेकंड में वो 2 मीटर की दूरी तय करता है, अगले 5 सेकंड में भी 2 मीटर की दूरी तय करता है। दूरी या विस्थापन दोनों समान है क्योंकि एक सरल रेखा में गति कर रहा है। अगले जब वो बी से सी जाता है तभी भी वह 2 मीटर का विस्थापन करता है। फिर देख रही हूँ मैं वो 2 मीटर का विस्थापन कर रहा है, फिर देख रही हूँ मैं वो 2 मीटर का विस्थापन जो है वस्तु कर रही है। तो वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन हर निश्चित समय अंतराल में बराबर है। पहले 5 सेकंड में भी उसने 2 मीटर की दूरी या विस्थापन किया था, अगले 5 सेकंड में भी उसने 2 मीटर का विस्थापन किया है, तीसरे 5 सेकंड में भी उसने 2 मीटर का विस्थापन किया है, चौथे 5 मीटर में भी उसने 2 मीटर का विस्थापन किया है। तो यहाँ पर जब आप हर केस का विस्थापन कैलकुलेट करोगे, जब आप हर केस का विस्थापन कैलकुलेट करोगे तो हम क्या देखेंगे, सब सारे केसेस के अंदर जो विस्थापन है वो सेम आ रहा है। हर केस के अंदर जो विस्थापन है आपका सेम आ रहा है। हमने करके देखा, यहाँ पर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर आ रहा है। तो अब हम जब वेग को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन कितना है, हर केस में विस्थापन कितना है, 2 मीटर का है, और हर केस में 2 मीटर का विस्थापन करने के लिए वस्तु को समय कितना लगा है, 5 सेकंड का लगा है। तो इस स्थिति के अंदर जो वेग है आपका वो कितना हो जाएगा, 0.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो हर स्थिति में चाहे वो ओ से ए तक गई हो, चाहे ए से बी तक गई हो, बी से सी तक गई हो, सी से डी तक गई हो, डी से ई तक गई हो, हर स्थिति के अंदर वस्तु ने समान दूरी तय की है। समान समय में, एक समान समय में उसने एक समान दूरी को, या फिर एक समान समय में उसने एक समान विस्थापन जो है किया है। इस वजह से हर स्थिति के अंदर उस वस्तु का जो वेग है वह भी एक समान आया है। हर स्थिति के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे 2/5 जो है हमारा 0.4 मीटर प्रति सेकंड के बराबर आएगा। तो इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं, वस्तु द्वारा किया गया वेग जो है वो एक समान ही है, सबकी वैल्यू 0.4 ही आ रही है। तो इस स्थिति में वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन बराबर होने की वजह से, निश्चित समय अंतराल में निश्चित विस्थापन करने की वजह से जो हमारी वस्तु है वह कैसे वेग से चल रही है, वह एक समान वेग से चल रही है। अगर आपकी वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो एक समान वेग और एक समान चाल दोनों का ही मान बराबर आएगा, क्योंकि जब वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होती है। विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होने की वजह से वस्तु जब एक ही सरल रेखा में, एक दिशा में सरल रेखा में गति कर रही है तो एक समान दूरी और एक समान चाल दोनों का मान बराबर आता है। और असमान वेग क्या होता है, जब वस्तु दिए गए निश्चित समय अंतराल में अलग अलग विस्थापन करेगी तो जो आपका वेग निकल करके आएगा वह असमान वेग कहलाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी को तय कर रही है और उसके लिए टी समय ले रही है। तो निश्चित दूरी हम मान लेते हैं कि पहले समय 0 था तो उसके द्वारा तय की गई दूरी भी कितनी थी, 0 ही थी। अगले 5 सेकंड में उसने 10 मीटर की दूरी तय करी है, उसके अगले 5 सेकंड के अंदर उसने 4 मीटर की दूरी तय करी है, उसके अगले 5 सेकंड के अंदर उसने 7 मीटर की दूरी जो है वो तय करी है। तो ये जो विस्थापन है, ये जो विस्थापन है, यहाँ पर जो विस्थापन आपका आ रहा है वह विस्थापन दिशा बदलने की वजह से भी हो सकता है, वह विस्थापन दिशा बदलने की वजह से भी हो सकता है। कैसे, मान लीजिए, ठीक है, इस पूरे की पॉइंट ए तक, पहले जो आपकी वस्तु है वो पॉइंट ए तक गई है, पॉइंट ए 0 से ए तक की जो दूरी है वो कितनी है, 5 मीटर है। पहले 5 सेकंड में उसने 5 मीटर कवर करा है, अगले 5 सेकंड में क्या करा उसने, अगले 5 सेकंड के अंदर 1 सेकंड, इसको 10 मीटर मान लेते हैं।
कैसे वस्तु ने यहाँ पर अलग अलग विस्थापन किया। अब ये जो विस्थापन है ये दिशा बदलने की वजह से भी हो सकता है। दिशा बदलने की वजह से कैसे यहाँ पर असमान विस्थापन हमें देखने को मिल रहा है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये कोई पॉइंट है 0 से A, पहले 5 सेकंड में वो 0 से A तक चली गई थी। इसको मैं सेक्शंस में डिवाइड कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो लास्ट वाला पॉइंट है हमारा ये हो जाएगा 10। ठीक है, पहले 5 सेकंड में वो 10 मीटर उसने दूरी तय कर ली। अगले 5 सेकंड के अंदर वो इस पॉइंट ए से, अगले 5 सेकंड के अंदर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम, अगले 5 सेकंड में वो इस पॉइंट ए से चल करके इस वाले पॉइंट तक जो है आ जाती है, यहां तक आ जाती है वो। तो इस दिशा में, इस स्थिति में उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, उसका प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये, तो जो आपकी बच्ची है या फिर जो आपकी वस्तु है उसके द्वारा किया गया विस्थापन कितना हो गया, 4 हो गया। अगले 5 सेकंड के अंदर, अगले 5 सेकंड के अंदर वो जो बच्ची है वो क्या करती है, आपकी 4 से हट करके इस बिंदु पर आ जाती है, 11वें बिंदु पर। तो यहां पर आपका तीसरे केस के अंदर आपका प्रारंभिक बिंदु तो ये हो जाएगा और अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा, ये 11 नंबर जो है आपका अंतिम बिंदु हो जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर उसके द्वारा किया गया जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। तो एक ही सीधी रेखा में वो तो गति कर रही है लेकिन एक दिशा में नहीं कर रही है। यहाँ क्या पॉइंट हमने देखा है कि वस्तु जो है हमारी सरल रेखा में तो गति कर रही है लेकिन एक दिशा में गति नहीं करने की वजह से उसके द्वारा किया गया जो विस्थापन है वो बार बार बदल रहा है। जब वस्तु सरल रेखा में एक दिशा में गति करती है तब तो आपका विस्थापन जो है हमेशा समान रहता है, वो बार बार बदलता नहीं अगर एक ही दिशा में गति कर रही है तो। लेकिन यहाँ पर जो वस्तु है वो सरल रेखा में तो गति कर रही है लेकिन एक दिशा में गति ना करने की वजह से उसका जो विस्थापन है वो बदल रहा है और विस्थापन की दर भी बदल रही है। अलग अलग समय, निश्चित समय अंतराल में वो अलग अलग दर से अलग अलग विस्थापन कर रही है और दूरी तो उसकी वैसे भी अलग आ जाएगी। दूरी तो हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो दूरी तो वैसे भी अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं हर केस का विस्थापन कैलकुलेट करूं, सॉरी हर केस का अगर मैं वेग कैलकुलेट करूं, तो पहले केस में जो वेग होगा वो क्या होगा, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। पहले केस में जो विस्थापन है वो कितना है, 10 है और दूसरे केस में जो विस्थापन, सॉरी समय उसने लिया है इस विस्थापन को करने के लिए वो कितना है, 5 सेकंड है। इस केस में वेग 1 जब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो यहाँ पर वस्तु के द्वारा किया गया विस्थापन कितना है, 10 मीटर है और समय कितना लिया है इसको करने के लिए, 5 सेकंड लिया है। तो यहाँ पर जो वेग है वो 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। वेग 2 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो डी बटा टी, दूसरी बार में जो वस्तु ने विस्थापन किया है वो कितना है, 4 मीटर है और उसको करने के लिए भी उसने 5 सेकंड का समय लिया है। तो 0.8 मीटर प्रति सेकंड का उसका वेग हो जाएगा। तीसरे केस के अंदर जो वेग मैं कैलकुलेट करूंगी तो तीसरे में उसने क्या करा है, 7 मीटर का विस्थापन किया है और 7 मीटर का विस्थापन करने के लिए वही उसने 5 सेकंड रखे हैं। तो यहाँ पर वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन हो जाएगा 0.14 मीटर प्रति सेकंड जो है वस्तु का विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन अलग अलग होता है निश्चित समय अंतराल के अंदर, तो वस्तु जो है वो हमारी असमान वेग से, वस्तु हमारी असमान वेग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी करती है। फिर आता है एवरेज वेलोसिटी। जैसे हमने एवरेज चाल देखा था, औसत चाल देखा था, वैसे ही हम औसत वेग देखेंगे। औसत चाल को हमने क्या कहा था, औसत चाल को हमने कहा था वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है वस्तु ने टोटल समय में, उसे हमने औसत चाल कह दिया था। सिमिलरली उसी तरीके से जो एवरेज वेलोसिटी है, औसत वेग है, उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, औसत वेग को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, औसत वेग के लिए मैं क्या कह दूंगी, वस्तु द्वारा किया गया कुल विस्थापन,
वस्तु द्वारा किया गया कुल विस्थापन बटा कुल समय। वस्तु द्वारा किया गया कुल विस्थापन बटा कुल समय जो है वो हमारा औसत वेग कहलाएगा। किसी वस्तु द्वारा किए दिए हुए समय अंतराल में कुल विस्थापन एवं समय अंतराल औसत वेग कहते हैं। जब भी कोई वस्तु जो है हमारी विस्थापन कर रही है, तो अब जब वस्तु असमान विस्थापन करेगी तो निश्चित रूप से हम उस वस्तु का जब हमारी वस्तु असमान विस्थापन कर रही है तो निश्चित रूप से उसका जो वेग होगा वो भी असमान होगा। अब असमान वेग है तो हम वस्तु का कोई निश्चित वेग तो बता नहीं सकते। तो जब भी वस्तु असमान वेग से गति करती है तो असमान वेग से चल रही है हमारी वस्तु, तो उस चीज को ठीक से डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, औसत वेग का इस्तेमाल करते हैं। जब वस्तु असमान विस्थापन कर रही है और असमान वेग से चल रही है तब हम औसत वेग बताते हैं उस वस्तु का। उसका रफ आइडिया लेने के लिए कि वो चल किस गति से रही है, उसकी दर क्या है चलने की। तो यहाँ पर जिस तरीके से औसत चाल के अंदर, औसत चाल में आपका जो सूत्र था वो क्या था, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। उसी तरीके से जो औसत वेग है वो क्या हो जाएगा, वस्तु द्वारा किया गया कुल विस्थापन बटा कुल समय। जब वस्तु आपकी असमान वेग कर रही है तो यही अगर आपकी वस्तु समान, अगर आपकी वस्तु के अंदर किया गया वेग जो है एक समान है, तो एक समान वेग के लिए हम क्या करेंगे, जो भी प्रारंभिक वेग होगा अंतिम वेग होगा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। अगर असमान रूप से विस्थापन कर रही है तो कुल विस्थापन बटा कुल समय, और अगर एक समान वेग से चल रही है वस्तु तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 करके हम उत्तर निकाल लेंगे। यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है उसको u से दर्शाया जाता है और जो अंतिम वेग है उसको v से दर्शाया जाता है। चाल और वेग के अंदर अंतर देख लेते हैं। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी की दर को हम चाल बोलते हैं और किसी वस्तु के द्वारा तय की गई विस्थापन की दर को हम उसका वेग कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है और वेग जो है वो सदिश राशि होती है, क्योंकि वो विस्थापन से जुड़ी है और विस्थापन जो है एक सदिश राशि है और ये दूरी से जुड़ी है। चाल जो है दूरी से जुड़ी है और दूरी जो है एक अदिश राशि, इस वजह से चाल भी जो है हमारी अदिश हो जाएगी और वेग जो है हमारा सदिश हो जाएगा। ये हमेशा धनात्मक होता है, ये हमेशा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अगर विस्थापन शून्य हो जाएगा, जब वस्तु एक जगह से घूम करके वापस उसी जगह आ जाएगी तो उस स्थिति में विस्थापन जो है शून्य हो जाएगा। और जब विस्थापन शून्य है तो शून्य बटा समय भी क्या हो जाएगा, आपका वेग भी उस स्थिति में शून्य हो जाएगा। एक चीज और आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपका जो वस्तु के द्वारा चली गई दूरी है वो दूरी वेग से बड़ी भी हो सकती, वो दूरी विस्थापन से बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। अगर सीधी रेखा में गति कर रहा है तो बराबर होगा, नहीं तो बड़ी भी हो सकती है दूरी। उसी प्रकार से जो चाल है वो वस्तु से उसी प्रकार से जो चाल है वो वस्तु से बड़ी भी हो सकती है, वस्तु के वेग से बड़ी भी हो सकती है और वस्तु के वेग के बराबर भी हो सकती है। बराबर कब होगी, जब वस्तु जो है वो सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति कर रहा है तो वस्तु की वेग और चाल दोनों एक समान हो जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में वस्तु की औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर हो जाएगा। बता चुकी मैं आपको, जब भी कोई वस्तु एक ही दिशा में सरल रेखा में गति कर रही है तो उस स्थिति में वस्तु की औसत चाल और औसत वेग दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन जो है समान आएगा। दोनों का मान समान आने के कारण दोनों का औसत वेग और दोनों की औसत चाल जो है वो बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है ना वो प्रकाश के वेग से आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी सिग्नल स्पेस स्टेशन से धरती तक आ रहा है, पृथ्वी तक आ रहा है, उसका जो वेग है वो कितना है, वेग जो है उसका प्रकाश के वेग के बराबर है। सिग्नल का वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर है और प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 ×
10⁸ 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर प्रकाश का वेग होता है। और वो जो सिग्नल है वो भी प्रकाश के वेग से ही चल करके आ रहा है। और स्टेशन से, स्पेस स्टेशन से धरती तक पहुंचने में उसे समय कितना लग रहा है? उसे समय लग रहा है 5 मिनट। अब देखो, डायरेक्ट उठा के डिवाइड ही नहीं करना है। यहाँ पर जो समय है वो मिनट में दिया हुआ है और जो हमारे पास में वेग है वो मीटर प्रति सेकंड के अंदर है। तो या तो सेकंड में रखोगे इन्फॉर्मेशन को या फिर मिनट में रखोगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो समय है उसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे? 300 सेकंड हो जाएंगे। अब हमें क्या पता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन बटा समय होता है। अब आपको पता है जो सिग्नल है वो सीधी रेखा में गति कर रहा है, सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड बराबर या फिर वेग बराबर दूरी बटा समय भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर है। क्योंकि अगर आपका स्पेस स्टेशन से सिग्नल जो है धरती तक आ रहा है तो वो सीधी रेखा में एक ही दिशा में आ रहा है, इस वजह से विस्थापन और दूरी दोनों समान हो जाएगी। इसलिए ये प्रश्न जो है हमें वेग दे करके दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वेग कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ बराबर दूरी हमें निकालनी है। दूरी को हम डी से डिनोट कर देते हैं। दूरी को हम डी से डिनोट कर देते हैं। दूरी को डी से डिनोट करेंगे और समय कितना लग रहा है उसको आने में? 300 सेकंड जो है उसे लग रहे हैं। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को हम। ठीक है, ये 300 ऊपर चला जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ 8 इंटू 300। इसको ऐसे लिख दूं, 3 × 3 × 100 इंटू 10⁸8। ठीक है, देखो 3 × 3 तो 9 हो जाएगा और इसको लिख दूंगी 10⁻² इंटू 10⁻8। जब हमारे आधार एक जैसे होते हैं तो उनकी जो घात है वो जुड़ जाती है। तो इसको लिख दूंगी मैं 9 × 10⁻10 10⁻10 मीटर। पृथ्वी से स्पेस स्टेशन की दूरी कितनी हो गई? 9 × 10⁻10 मीटर हो गई। और अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूंगी तो इसको मैं 1000 से भाग दे दूंगी, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मैं इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दूंगी, 1000 से भाग दे दूंगी। 1000 से भाग दे दूंगी मतलब 10⁻3 से भाग दे रही हूँ। वैसे ही बहुत सारे बच्चों को आता है, लेकिन फिर भी स्टिल किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कि मैम कैसे आंसर निकाल रही है, तो ऐसे देख लेंगे हम। 9 × 10⁻10, ये प्लस, जब नीचे से कोई संख्या ऊपर जाती है तो उसकी पावर प्लस की माइनस में हो जाती है। फिर आप क्या बोल सकते हो कि दो संख्या को आप भाग दे रहे हो और उनका आधार सेम है तो उनकी जो पावर है वो माइनस हो जाती है। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 9 × 10⁻7 किलोमीटर। सिंपल। दूरी बराबर समय इंटू स्पीड से मैंने इसको निकाल लिया, या फिर आप क्या बोल सकते हो, आपको वेग दे रखा था तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। जो सिग्नल है वो सीधी दिशा के अंदर सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति कर रहा है, तो विस्थापन जो है दूरी के बराबर आ जाएगा। इसलिए मैंने विस्थापन की जगह यहाँ पर दूरी लिख लिया है, क्योंकि इस स्थिति में विस्थापन और वेग दोनों, चाल और वेग जो है दोनों की दोनों बराबर होंगे। स्पीड कितनी दे रखी है आपको? 3 × 10⁸8। डिस्टेंस हमें निकालना है और समय लग रहा है 300 सेकंड। उधर ले जाकर के इसको मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सपोनेंट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज हमने यहाँ पर अप्लाई करी और आंसर जो है हमारा आ गया है। इसका सिस्टमेटिक आंसर जो है वो यहाँ पर दिया गया है स्लाइड पर। आप देख सकते हो कि सिग्नल द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय जो है 300 सेकंड है, और सिग्नल की चाल जो है प्रकाश की चाल के बराबर है, तो 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या हो जाएगी? सिग्नल की चाल इंटू लगा समय। ये वाला ये तो है।
क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर दूंगी, स्पीड इंटू टाइम बराबर दूरी हो जाएगा ना, वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर निकाल लिया, खत्म।